नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं क्वालिटी या गुणवत्ता तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम देखने वाले हैं डेविड गार्विन के 8 आयामों का वो जबरदस्त फ्रेमवर्क जो हमें बताता है कि क्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मार्केट में जीतने का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक हथियार है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है? ज्यादातर लोगों के मन में इसका जवाब तुरंत आ जाएगा, या तो हाँ या फिर ना। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक सिंपल हाँ या ना में क्वालिटी के अंदर जो एक जबरदस्त रणनीतिक मौका छिपा है वो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है। इसे समझने का एक कहीं बेहतर तरीका है और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो क्वालिटी के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम इसे अक्सर बस एक ही नज़र से देखते हैं। कोई चीज़ या तो अच्छी क्वालिटी की है या बुरी, और बस यही हम एक स्ट्रैटेजिक जाल में फंस जाते हैं। असल में 1987 के एक बहुत ही मशहूर लेख में एक ऐसा फ्रेमवर्क सामने आया जो दिखाता है कि क्वालिटी के एक नहीं, कई अलग अलग पहलू होते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है डेविड गार्विन के 8 आयामों वाले फ्रेमवर्क की। ये हमें क्वालिटी को देखने के लिए आप कह सकते हैं 8 अलग अलग चश्मे या लेंस देता है। ये धुंधले से लगने वाले आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है और क्वालिटी को बाजार में कंपटीशन का एक धारदार हथियार बना देता है। चलिए पहले 2 आयामों को समझते हैं। एक है परफॉर्मेंस, मतलब कोई प्रोडक्ट अपना मेन काम कितना अच्छा करता है, जैसे गाड़ी की स्पीड या फोन का प्रोसेसर। इसे आसानी से नापा जा सकता है। और दूसरी तरफ है फीचर्स। ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती हैं, जैसे कार में सनरूफ या फोन में वायरलेस चार्जिंग। ये जरूरी नहीं है, पर यही वो चीजें हैं जो किसी प्रोडक्ट को खास बना सकती हैं। अब दो और बहुत जरूरी आयामों पर नजर डालते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट समय के साथ कितना भरोसेमंद है, कहीं वो बार बार खराब तो नहीं होता। वहीं कन्फॉर्मेंस का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाते वक्त सारे स्टैंडर्ड्स को कितनी बारीकी से फॉलो किया गया है, मतलब उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट कुल मिलाकर कितने समय तक चलेगा, और अगर वो खराब हो जाए तो यहीं पर सर्विसेबिलिटी काम आती है। मतलब उसकी रिपेयर कितनी आसान, तेज और किफ़ायती है। यही आयाम तय करता है कि लोग उसे ठीक करवाएंगे या फिर नया ही खरीद लेंगे। और आखिर में आते हैं सबसे दिलचस्प मानवीय पहलू, एस्थेटिक्स, यानी कोई प्रोडक्ट दिखने, छूने या सुनने में कैसा लगता है। ये पूरी तरह से पर्सनल पसंद की बात है। और वहीं परसीव्ड क्वालिटी है ब्रांड की ताकत। ये विज्ञापनों, रेप्यूटेशन और लोगों की धारणा से बनती है, भले ही प्रोडक्ट असल में कैसा भी हो। और ये स्लाइड इस फ्रेमवर्क की असली पावर दिखाती है। जरा देखिए कैसे उन्हीं 8 आयामों को एक कार और एक स्मार्टफोन जैसी दो बिल्कुल अलग चीजों को परखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। परफॉर्मेंस कार के लिए एक्सेलरेशन है तो फोन के लिए प्रोसेसर की स्पीड। परसीव्ड क्वालिटी कार के लिए टोयोटा का भरोसा है तो फोन के लिए एप्पल का लोगो। इससे इस फ्रेमवर्क की वर्सेटैलिटी का पता चलता है। तो अब जब इन 8 आयामों को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि भाई इन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब थियरी से सीधे एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसे इस्तेमाल करने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का फिल्टर है। स्टेप 1, अपने कस्टमर्स को समझिए। उनके लिए इन 8 में से कौन सी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। स्टेप 2, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए, वो इन जरूरी बातों पर कहाँ टिकते हैं। और स्टेप 3, अब वो 1 या 2 आयाम चुनिए जिन पर आपको राज करना है, जिनमें आपको बेस्ट बनना है, और बाकियों में बस एक ठीक ठाक लेवल बनाए रखना है। याद रखिए, हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी गलती है। टोयोटा और एप्पल इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। टोयोटा ने दशकों तक सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, रिलायबिलिटी, और इसी के दम पर अपनी ऐसी पहचान बना ली। वहीं एप्पल ने एस्थेटिक्स और परसीव्ड क्वालिटी के कॉम्बो का इस्तेमाल करके खुद को एक प्रीमियम ब्रांड बना लिया। ये साफ दिखाता है कि किसी एक दो चीजों में माहिर होना हर मोर्चे पर जीतने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है कि स्ट्रैटेजिक क्वालिटी के लिए हमें सोच समझकर ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। हर आयाम में बेस्ट होना मुमकिन नहीं है। जैसे अगर ज्यादा फीचर्स जोड़ेंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए और उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाए। उसी तरह ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने से शायद लागत बढ़ जाए और डिजाइन पर असर पड़े। अब हमारे अंतिम हिस्से में हम इस पर बात करेंगे कि इस फ्रेमवर्क को सिर्फ एक एनालिसिस टूल ना बनाकर इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, उसके डीएनए का एक अहम हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है।
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये फ्रेमवर्क कोई एक बार इस्तेमाल करने वाली चेकलिस्ट नहीं है। ये एक डायनामिक कंपास है। देखिए, बाजार बदलता है, कस्टमर्स की उम्मीदें बदलती हैं और इस कंपास का इस्तेमाल अपनी दिशा को लगातार सही करने के लिए करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस मॉडल की ताकत इन 4 फायदों में है। ये अस्पष्ट चीजों को साफ करता है, सही दिशा में रिसोर्स लगाने में मदद करता है, स्मार्ट ट्रेड ऑफ करने की समझ देता है और सबसे बड़ी बात, ये लगभग हर इंडस्ट्री में काम करता है। ये जो कोट है, ये इस फ्रेमवर्क की आत्मा को पकड़ता है। लक्ष्य हर आयाम पर बराबर होना नहीं है। असली लक्ष्य ये है कि संसाधनों को उन जगहों पर लगाया जाए जहां कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा हो और साथ ही बिजनेस के लिए मुनाफा भी बढ़े। तो ये सवाल सोचने वाला है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचें। इन 8 आयामों में से वो कौन से आयाम हैं जो उसे बाकियों से अलग बनाएंगे? वो कौन से स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं जो उसे मार्केट में एक अलग पहचान देंगे? ये फ्रेमवर्क इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है।